हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो जीके से रिलेटेड जो भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे कि क्लास अच्छे से चल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न मतलब 51 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं। मात्र 25 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी लोगों ने बताया है फंडी की खाड़ी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होती है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके हैं, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस जिसे हम लोग अरुण कहते हैं, और बृहस्पति और यूरेनस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, शुक्र और यूरेनस आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को जो है हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को दोस्तों हम लोग कहते हैं भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इससे यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, प्रथम पृथ्वी आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सन 1992 ईस्वी प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन है, ये कुछ सम्मेलन है आपके सूची 1 में दिए गए हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये सन 1992 ईस्वी में किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 से रिलेट करेगा। और बात करें दोस्तों मॉन्ट्रियल सम्मेलन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1987 तीसरे से रिलेट करेगा दोस्तों। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है सन 1997, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और बात करें दोस्तों ब्रटलैंड आयोग की, तो ये आपका सन 1983 प्रोटोकॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 3 1 2 जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 4 3 1 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चार कथन आपके यहाँ पर हैं, आप सभी लोग विचार करिए और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। भारत की तट रेखा के संलग्न 9 राज्य हैं। जी हाँ दोस्तों, संलग्न रेखा 9 राज्य है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत की मानक समय रेखा मिर्जापुर जिले के नैनीताल से गुजरती है, ये भी राइट है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि आपका यहाँ पर 6 राज्य दिया गया है। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है और असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या में सबसे अधिक जो है दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 1 को मेघालय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जिस धर्म से संबंधित है वह धर्म है। तो दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग जैन धर्म बता रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर जैन धर्म बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट है।
अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है सन 1932 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका एक वाला सन 1932 ईस्वी। काफी सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो स्थगित दोस्तों किया गया सन 1922 ईस्वी में। जितने भी लोगों ने दो को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौरी चौरा नामक स्थान जो कि आपका गोरखपुर जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था। वहां पर जो है कुछ विवाद होने के कारण भीड़ में पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। बहुत ही दर्दनाक घटना है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, बैटरी लो बता रहा है दोस्तों, एक बार मैं लैपटॉप को चार्जिंग में लगा देता हूं। आप लोग बने रहिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तब तक। चलिए दोस्तों, सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे लैपटॉप को भी एनर्जी की जरूरत पड़ गई। बिना एनर्जी के कहाँ कुछ होने वाला, पढ़ाई में भी तो एनर्जी लगती है। चलिए, अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ज्योतिबा फूले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता का शपथ ली गई थी वह कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 2 को लाहौर अधिवेशन 1929, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन से शामिल है? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति जो है इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति का गठन होता है। और इस समिति में जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा व उप सभापति और केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके अलावा दोस्तों लोकसभा विपक्ष का नेता और राज्यसभा विपक्ष का नेता तो ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला। जी हाँ दोस्तों, तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, पहला, चौथा और पांचवा। पहला, चौथा और पांचवा ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया तो उसे भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। मतलब असुलेमित युग्म का चयन करना है आपको, मतलब जिसका मिलान सही नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय बता रहा है, तो ये आपका मिलान सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये मिलान आपका सही नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान है, 14 दिन पहले ये सूचना देना आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है? तो विचार, अभ्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस क्रम में दी गई है वह है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है विचार, अभिव्यक्ति, पहले नंबर पर विचार आएगा, दूसरे पर अभिव्यक्ति आएगा। जब विचार करेगा आदमी तो अभिव्यक्ति, फिर विश्वास करेगा, फिर धर्म, फिर उसके बाद उपासना। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले विचार करेगा, विचार तो सबसे प्रथम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातुएं जो है तो यहाँ पर प्लेटिनम, मरकरी, गोल्ड। क्या है दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर
चौथा है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? तो आप सभी लोग मेहनत से बताने का प्रयास कीजिए, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ट्राइट्रियम को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं लास्ट से बताना स्टार्ट करता हूं। एंजाइम एंजाइम का स्राव जो है लाल ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका यार राइट है। तो दोस्तों आपका तीसरा देखते हैं, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को जो है एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। और आपका जितना ऑप्शन नंबर 2 है, मानव शरीर में स्थित पुच्छ और किम रूप परिशेष का एक अवशेषी अंग है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, फिर से गलत, हाँ, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय एक अंतरस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया पहले ऑप्शन को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि पहला ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर गलत का मतलब असत्य है। तो जितने भी लोगों ने असत्य बताया है पहले ऑप्शन को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसके माध्यम से चार्ट ड्राइव, नक्शे, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने में ज्यादातर काम में लाया जाता है। तो दोस्तों उसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, चार्ट, नक्शे, रेखा चित्र और हार्ड कॉपी प्रिंट करने में ज्यादातर काम में लिया जाता है, वो होता है प्लाटर। दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। इसमें 3D रेखा चित्र भी आपको दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मॉनिटर पर पिक्सल के मध्य दूरी को हम लोग कहते हैं, मॉनिटर में जो पिक्सल होता है उसके मध्य दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि मॉनिटर पर पिक्सलों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं डॉट पिच, लाइन पिच और स्टेप पिच। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उपयुक्त सभी आपका यहाँ है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। टर्मिनल क्या है दोस्तों? टर्मिनल क्या है आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो कंप्यूटर टर्मिनल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक हार्डवेयर डिवाइस है उसे ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता था? तो दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप के 130 संस्करण को जीता था? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है एफसी गोवा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एफसी गोवा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। 3 अक्टूबर 2021 को जो है एफसी गोवा ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय एथलीट सुधा सिंह को पद्मश्री सम्मान दिया गया, यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान से बिलोंग करती हैं? तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ या रायबरेली? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने रायबरेली बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रायबरेली आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में जो है प्रतिदिन जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताया है 20 रुपए की वृद्धि की गई, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20 रुपए के हिसाब से दोस्तों एक वर्ष में 20 रुपए के हिसाब से दोस्तों अगर वृद्धि करेगा तो 30 दिन में कितना वृद्धि होगा? 30 दिन में होगा 3 दूना 6, मतलब 600 रुपया। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पर 600 रुपया जो है वृद्धि होगा एक महीने में। और लगभग अगर एवरेज निकाला जाए पूरे साल का तो इस हिसाब से आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। प्रतिदिन 20 रुपए की वृद्धि की गई नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरों के लिए। ठीक है,
चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमति पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी कितनी? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन है वो लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया वो है 3000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमति पेंशन जो है प्रतिमाह 3000 रुपए दी जाएगी। तो आप सभी का ये जो योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री ई श्रम योजना जो है ये बिल्कुल करेक्ट है 3000। दोस्तों आज की इस क्लास का जो है आपका इस क्लास में जो ये आपका लास्ट प्रश्न है आप सभी लोग देखिए, बताने का प्रयास कीजिए। और आप सबकी एक क्लास जैसे ही समाप्त होगी इसके बाद आप सबकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है जिसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, तो उसे जाकर देख सकते हैं। कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप रहा। तो दोस्तों यहाँ पर रिकवरी शेप बी शेप रहा, यू शेप रहा, डब्ल्यू शेप रहा, वैसे कोई नहीं। यह दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 बहुत ही बड़ी महामारी रही, ठीक है। और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद जो है भारत के जीवन स्तर में बहुत बदलाव हो गए, ठीक है। और एक प्रकार से देखा जाए तो लॉकडाउन होने की वजह से ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित किया और बहुत ज्यादा ये इसके ऊपर लोग डिपेंड भी हो गए, ठीक है। और देखा जाए तो ऑनलाइन सिस्टम आज के 5 साल बाद जो होने वाला था वो इसी लॉकडाउन की वजह से 5 साल पहले ही सब लोग ऑनलाइन के बारे में रूबरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक तरफ से फायदा भी है, ठीक है, कह सकते हैं। चलिए अगले यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया वी शेप वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है जितने भी लोगों ने बताया है। दोस्तों इसी के साथ जो है आज की एक क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है और आप